हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 31 है और फुल लेंथ टेस्ट पेपर है ये 7। इसमें 75 क्वेश्चंस हो गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है। संसदीय सचिवालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें संसद सचिवालय के संदर्भ में देखना है और इसमें कितने जो कथन है वो सही हैं। पहला ऑप्शन है, संविधान के अनुच्छेद 98 के अनुसार भारत में संसद के प्रत्येक सदन में एक पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। जो आर्टिकल 98 है इसके अनुसार यहाँ पर ऐसा बोला हुआ है और इस प्रकार जो संसद होगी वो पारित व्यापक कानून उनकी भर्ती सेवा की शर्तों को शामिल करता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के लिए भर्ती एवं सेवा की शर्तें संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासित होती हैं। जो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जो सचिवालयों के लिए यहाँ पर भर्ती सेवा की शर्तें वो जब संसद कानून बनाएगी उसके द्वारा यहाँ पर शासित होती हैं। पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। दोनों सदनों के महासचिव वरीयता तालिका में कैबिनेट सचिव के समान रैंक पर होते हैं। इसमें ये गलत है। जो कैबिनेट सचिव होता है उसका स्थान इनसे ऊंचा होता है, ना कि समान होता है। तो ऑप्शन इसमें बी पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। बी आंसर इसका सही है, केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। मरुस्थलों में देखी जाने वाली मृग मरीचिका की परिघटना के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है 2010 के पहले, लेकिन ये पीसीएस वगैरह में भी आता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये रिलेटेड है। इसमें सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 78। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पल्लव शैली के मंदिरों के लिए इसमें प्रसिद्ध है, ये पूछा हुआ है। इसमें यहाँ पर जो पहला है मंडाक पट्टू, जो मंडाक पट्टू है ये महेंद्र वर्मन प्रथम ने शैलकृत मंदिरों का निर्माण करवाया था। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है महेंद्रवाड़ी। जो महेंद्रवाड़ी है ये ऑप्शन भी ठीक है। ये पल्लव शैली क्या ही है ये भी, और तिरुचिरापल्ली ये भी इसी से रिलेटेड है। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है 79। महत्वपूर्ण समुद्री स्तनपायी क्षेत्रों इंपोर्टेंट मरीन मैमल एरियाज, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कितने सही ऑप्शन है वो भी देखना है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जो ये स्तनपायी क्षेत्र हैं, समुद्री स्तनपायी क्षेत्र, ये यहाँ पर IUCN द्वारा मान्यता प्राप्त है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को समुद्री स्तनपायी सुरक्षित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। जो तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ये मन्नार की खाड़ी। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80। प्रधानमंत्री कार्यालय जो PMO ऑफिस है, क्या ये संवैधानिक निकाय है? यह संवैधानिक निकाय नहीं है। इसे सरकारी विभाग का दर्जा प्राप्त है। ये संविधान में इसका कहीं भी बताया नहीं गया इसके बारे में, जबकि ये प्रधानमंत्री कार्यालय का जो उल्लेख है भारत सरकार नियम 1961 में इसको किया गया है और ये एक सरकारी विभाग का इसको दर्जा प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक नहीं है। पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। यह विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, जो विभिन्न सरकारी और मंत्रालय होते हैं उनकी यहाँ पर निगरानी करता है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 81। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नासा द्वारा हाल ही में अवलोकित दक्षिण अटलांटिक विसंगति, जो दक्षिण अटलांटिक विसंगति है SSA का सर्वश्रेष्ठ वर्णन इसमें से कौन सा करता है? एक क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति कमजोर हो रही है, जिससे उपग्रह और अंतरिक्ष यान के लिए विकिरण जोखिम बढ़ रहा है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS भी सूर्य की जो आवेशित कणों से उत्पन्न उच्च स्तर वाले विकिरण से प्रभाव में आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बताया हुआ है। दक्षिण अटलांटिक विसंगति यही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 के संदर्भ में इसमें देखना है क्या इसकी अध्यक्षता
तेज बहादुर सप्रू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था जो 1936 में फैजपुर में आयोजित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तो करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन पढ़ने की इसमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि एलिमिनेशन से हो ही रहा है वो। चीन पर जापान के आक्रमण और अबिसिनिया पर इटली के आक्रमण की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ये ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी। और यहाँ पर कांग्रेस ने इस अधिवेशन में स्वयं संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग भी की थी। और इसमें यहाँ पर जो प्रमुख विशेषताएं थी, लगान और राजस्व में 50% की इसमें कमी की जाए, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन बन के। अलाभकारी जो जोतों को लगान और भूमि कर से छूट दी जाए, छूट की भी बात की गई थी। कृषि आय पर कराधान भी, और सामंती लेवी और जबरन श्रम की समाप्ति की गई थी। जो सामंती होते हैं उन पर जो लेवी होती थी उसकी भी समाप्ति की गई थी। सहकारी खेती की बात की गई थी, बकाया लगान को माफ करना और बेदखली कानूनों में संशोधन भी करना। कृषक संघों जो किसान सभाओं को मान्यता दी गई थी, इसमें सारे यही थे। और जमींदारी उन्मूलन और जो शोषण जैसे मुद्दे थे उनकी इसमें कोई भी बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट है 83। यहाँ पर आ सकता है कि जमींदारी उन्मूलन और शोषण के जो मुद्दे थे उनकी यहाँ पर बात की गई थी, इसमें शामिल किया गया था फैजपुर अधिवेशन में, तो इनकी कोई भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था दोनों को। 83 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त कारकों में से कितने भारतीय रुपये INR की विनिमय दर, जो विनिमय दर है उसको प्रभावित करने की संभावना रखते हैं। विनिमय दर जो एक्सचेंज होता है, जैसे कि रुपया है, रुपया डॉलर के मुकाबले कितना, यहाँ पर डॉलर में कितनी चीज़ें आ रही थी और रुपए में कितनी चीज़ें आ रही हैं, विनिमय दर बताना है। अब यहाँ पर है जैसे कि पहला है पूंजी प्रवाह की प्रवृत्तियाँ, ये होगा जो पूंजी प्रवाह की प्रवृत्तियाँ। ब्याज दरों का स्तर भी और कच्चे तेल की जो कीमत होंगी उसमें उतार चढ़ाव हो रहा है वो भी करेगा यहाँ पर विनिमय दर को प्रभावित। और जो चालू खाता घाटा होता है वो तो करता ही है, तो इसमें चारों के चारों करेक्ट है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पूंजी अंतर प्रवाह जैसे FDI हो गया या FPI हो गया, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या बाह्य वाणिज्यिक उधार। अब यहाँ पर INR जो भारतीय रुपए है उसकी मांग में ये वृद्धि करते हैं, क्योंकि FDI जब भारत में FDI आएगा और FPI आएगा तो जो भारतीय रुपया होगा उसकी मांग में वृद्धि होगी, जिससे अधिमूल्यन होगा। अवमूल्यन तो होता है रुपये का, रुपये की वैल्यू कम हो जाना, जबकि अधिमूल्यन जब मांग बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही है पूंजी बहिर्प्रवाह। भारतीय बाजारों से निवेशकों द्वारा धन निकाला जाना। और यहाँ पर दूसरा ब्याज दरों का जैसे इस तरह, तो ब्याज दरों का इस तरह होगा, तो इसमें यहाँ पर विनिमय दर को प्रभावित होगा कच्चे तेल की कीमतों, जैसे कि यहाँ पर भारत कच्चे तेल का आयातक है और वैश्विक कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें वृद्धि से भारत के आयात में व्यय में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर इसका जो भारतीय रुपया है उसका भी इसमें अधिमूल्यन होगा जब यहाँ पर कच्चे तेल का उतार चढ़ाव होगा। इसमें चालू खाता घाटे की बात की गई है, CAD जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसके बारे में। जब आयात निर्यात, जो आयात होगा निर्यात से अधिक हो जाता है, जैसे आयात था, आयात तो बढ़ गया क्योंकि भारत का निर्यात भी और आयात दोनों ही बढ़े हैं अभी, और यहाँ पर निर्यात, लेकिन आयात ज़्यादा होता है भारत का और निर्यात कम होता है अगर इसकी तुलना में देखें, लेकिन आयात और निर्यात दोनों में ही वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर भारतीय रुपये का अवमूल्यन, इसमें जब यहाँ पर आयात ज़्यादा होगा और निर्यात कम होगा तो विदेशी मुद्रा की मांग को बढ़ा देगा यहाँ पर, और भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो जाता है। तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, डी आंसर इसमें सही है। जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस पता तो सारा ही होता है कि हाँ कैसे क्या है, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं उसमें देखना होता है कि हाँ किसके होने से क्या चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है 84, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अटल ज्योति योजना के उद्देश्य हैं। यहाँ पर ये बताना है, इसमें देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन, देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की जो लागत है उसको कम करना, ऐसा कोई भी यहाँ पर इसका उद्देश्य नहीं है। जो सौर ऊर्जा है उसकी लागत को कम करना। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक उपयोग के लिए सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली उपलब्ध कराना, ठीक है दूसरा ऑप्शन। तीसरा है यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में युवाओं
के कौशल का विकास बढ़ाना। इसमें यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है और ये जो योजना है ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया और इसका उद्देश्य मेनली है जो सौर स्ट्रीट लाइटें हैं उनको लगाकर अंधेरे क्षेत्रों को रोशन करना है। चौथा ऑप्शन है इसमें शहरी क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना। ऐसा भी इसमें नहीं बताया हुआ है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ठीक है, दूसरा, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 85, प्राचीन भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारत में देखना है और ये यहाँ पर वर्ड दे दिए हैं। एक तो यहाँ पर पल्ली छंद, कवि मृतु और वेट्टापेरू शब्द निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं। तो इसमें यहाँ पर कर मुक्त जो ग्राम थे ना उनको यहाँ पर ये बोला जाता था, वेट्टापेरू, पल्ली छंद और कवि मृतु। और ये यहाँ पर जो चोल ताम्र पत्र है उसमें भू अनुदान को क्रियान्वित करने वाले लोगों का वर्णन भी है इसमें ये। नेक्स्ट है 86, गुप्त काल के दौरान आर्थिक एवं कृषि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है। पहला ऑप्शन है जंगलों एवं शाही भूमि से होने वाली आय को राजा की व्यक्तिगत आय माना जाता था। जो भी जंगली और शाही भूमि से आय प्राप्त होती थी राजा को वो व्यक्तिगत आय होती थी। जिस भूमि पर खेती की जाती थी उस क्षेत्र को उसको क्षेत्र कहा जाता था। जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल या आप्रत कहा जाता था। दोनों ऑप्शन इसमें ठीक है। यहाँ पर जिस क्षेत्र में भूमि की जाएगी उसको क्षेत्र बोला जाता था और जिस पे नहीं हो सकती भूमि उसको खिल या आप्रत बोला जाता था। ये गुप्त काल की बात है यहाँ पर, तो इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है। दोनों ऑप्शन सी में आ रहे हैं, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 87, 87 है यहाँ पर महासागरीय धाराएं और इधर संबंधित महासागरीय गायर भी दिए हुए हैं कि किस महासागर में स्थित है और ठंडी और गर्म जलधाराएं हैं या नहीं। अब इसमें यहाँ पर जैसे अगुलहास ये धारा ये है तो हिंद महासागर की, लेकिन ये ठंडी नहीं है, गर्म जलधारा है, तो इसमें एक ऑप्शन तो गलत हो गया, इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है ये और ये ठंडी जलधारा है बेंगुएला। और यहाँ पर पहला ऑप्शन है कुरोशियो, एक तो आयोसिवो है, आयोसिवो मतलब कि आ रही है यहाँ पर, जैसे कि ये 0 डिग्री है, इक्वेटर लाइन है, आयोसिवो आ रही है तो ठंडी होगी, क्यूरोसिवो उसकी उल्टी हो जाती है ये, तो क्यूरोसिवो उत्तरी प्रशांत की है और ये गर्म जलधारा है। तो पहला ऑप्शन भी ठीक है, बेंगुएला भी ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें गलत था। गल्फ स्ट्रीम ये गर्म जलधारा ही है और ये उत्तरी अटलांटिक वलय की है, दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तो 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, सी आंसर करेक्ट है इसमें, सी ठीक है। नेक्स्ट है 88, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ग्रास होपर प्रभाव टिड्डी प्रभाव का पद का सर्वोत्तम वर्णन कर दिया। अब इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर टिड्डियों की संख्या में गिरावट, इसकी भी बात की गई हुई है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक विशाल दूरी तक स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक है पॉप्स का स्थानांतरण। इसमें जो स्थायी जैविक प्रदूषक हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। वायु और जल के माध्यम से लंबी दूरी तक परिवहन किए जाते हैं। यहाँ पर टिड्डी प्रभाव इसी को ही बोला हुआ है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 89, कोहरा फूग के संदर्भ में देखना है कौन से कथन इसमें सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में कोहरा अधिक आम है। यहाँ पर शीतोष्ण के बारे में बताया हुआ है, जो शीतोष्ण कटिबंध है उसकी तुलना में उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में जो कोहरा होता है वो अधिक होता है। तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर इसका अपोजिट होता तो ठीक होता है। यहाँ पर जो कोहरा होता है किसी भी मौसम में ये बन सकता है, जैसे जहाँ पर आर्द्रता, तापमान और वायु की गति पर निर्भर करता है। अब जैसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, तापमान अधिक होने पर जो सापेक्षिक आर्द्रता होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे जो कोहरा होगा समशीतोष्ण प्रदेशों की तुलना में कम सामान्य हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है विकिरण कोहरा, जो रेडिएशन फॉग है तब बनता है जब गर्म और आर्द्र वायु किसी ठंडी वायु के ऊपर से होकर गुजरती है। इसमें दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। जो विकिरण कोहरा होगा वो रात के समय विकिरण के कारण जमीन तेजी से ठंडी हो जाती है और जो सतह के निकट होगा वायु भी वहाँ पर ठंडी होगी।
तीसरा ऑप्शन है कोहरे के निर्माण के लिए आमतौर पर वायु राशि की कम सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसमें यहाँ पर कम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि 100% की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, कोई भी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है 90 में बोला हुआ है ऑस्मोलाइट। जो ऑस्मोलाइट है ये रिलेटेड है तनाव के दौरान प्रोटीन को स्थिर रखने और उनके उचित कार्य को बनाए रखने में सहायता मिलती है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। और जो ऑस्मोलाइट होते हैं ये छोटे अणु होते हैं जो प्रोटीन को स्थिर करते हैं, उन्हें गलत तरीके से मुड़ने से रोकेंगे। जैसे कि जो प्रोटीन को स्थिर बना के रखेंगे, और जो छोटे अणु होते हैं ये ऑस्मोलाइट, इनको गलत तरीके से अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उनको ये रोक देते हैं, उचित कार्य को ये सही बनाते हैं। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 91, इसमें बन्नी घास। जो बन्नी घास है ये गुजरात के कच्छ जिले में है और यहाँ पर मालधारी जनजाति का निवास भी है। इससे पहले क्वेश्चन भी आया जो मालधारी जनजाति है, तो बन्नी घास का पूछा हुआ है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। और ये शुष्क घास के मैदान भी हैं। यहाँ नारायण सरोवर अभ्यारण्य भी स्थित है, तो ये भी इसमें करेक्ट है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, तीनों ऑप्शन ठीक है, तो सी आंसर इसमें सही है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और इसमें देखना है परिसंपत्तियों को भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उनकी सही आरोही क्रम, मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम में इसकी तरफ ऐसे जाना है। यहाँ पर ये बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे ज़्यादा है ना यहाँ पर ये है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो सबसे ज़्यादा है। इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है? 3, इसी में ही आ रहा है, या तो सी होगा या फिर डी होगा। इसमें यहाँ पर सबसे कम SDR में है, तो पहला होगा, उसके बाद स्वर्ण में है और उसके बाद विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर इसमें बात करें कि कितना कितना है, वो भी इसमें यहाँ पर 2024 में जो भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में शामिल हो गया है। और इसमें सबसे जो बड़ा है वो चीन है, चाइना, फिर उसके बाद जापान, और फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड, और फिर उसके बाद भारत चौथे नंबर पे है। इसमें यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार यहाँ पर 2024 के अंत तक देखा जाए, विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और भारत के ये जो भंडार है भारत के बाह्य ऋण के लगभग 90% को कवर करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ से अलग होके भी क्वेश्चन बन सकता है, और भारत जो है चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट है 93 में भारत में प्रवर्तन निदेशालय जो ED है और यहाँ पर CBI, दोनों में इसमें कंपैरिजन करके पूछ लिया है सवाल। ED से भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है और CBI से भी आया हुआ है। इसमें पहला है ED के पास PMLA और FEMA के तहत उल्लंघन के किसी मामले में औपचारिक FIR, यहाँ पर FIR के बिना व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ED यहाँ पर ऐसा कर सकती है बिना FIR के भी व्यक्तियों को गिरफ्तार। और दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही राज्य की सहमति के बिना, यहाँ पर हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, किसी भी राज्य में CBI जांच करवानी है तो बिना सहमति के, अगर वो राज्य की बिना सहमति से CBI उस राज्य में जांच कर सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय और यहाँ पर उच्च न्यायालय दोनों ही सहमति कोई भी देता है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 94 है कुर्दिस्तान क्षेत्र के संदर्भ में देखना है, और इसमें सही ऑप्शन देखने कौन से हैं। पहला है इस क्षेत्र से टिग्रिस और ग्रेटर जैब नदियां प्रवाहित होती हैं जो यहाँ कृषि और आवासीय बस्तियों को सहायता प्रदान करती हैं। पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। और ये जो कुर्दिस्तान है ये क्षेत्र एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, जिसका अर्थ है यह किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर भी कुर्द रह रहे हैं, यहाँ पर भी कुर्द रह रहे हैं, तो उन सबको ही मिलाकर बोल दिया गया कुर्दिस्तान। तो यहाँ पर ये है। इसमें दूसरा ऑप्शन बोला हुआ है स्थलाकृति हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन एक ही यहाँ पर ठीक है, जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला कुर्दिस्तान क्षेत्र नहीं है, और जो हिंदू कुश है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है, तो यहाँ तक इसकी यहाँ पर श्रृंखला नहीं आती है, तो आंसर इसका ए ठीक है। नेक्स्ट है 95 बहमनी साम्राज्य के महमूद गवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह बहमनी और ये विजयनगर
विजयनगर से गोवा इसने हथिया लिया था, जो महमूद गवाह है। अब इसमें जब यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा जाता है तो उसमें यहाँ पर इसकी बात की गई है, तो अगर यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पता होगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसने विजयनगर से गोवा हथिया लिया था, ठीक है। उसने बीदर में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में यहाँ पर की थी मदरसा की, जो मदरसा है उसकी स्थापना। वह बहमनी शासक मोहम्मद शाह तृतीय के अधीन प्रधानमंत्री के पद पर भी आसीन था, जो महमूद शाह तृतीय। इसमें तीनों ऑप्शन ठीक है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब जो लाल लिटमस होता है तो यहाँ पर क्षार की बात की गई होती है, उसमें जो लाल लिटमस होगा क्षार होगा। अब यहाँ पर पीएच वैल्यू, अब जो क्षार होता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है 7 से अधिक होती है, और 7 से कम हो गई तो वो अम्ल होता है, और 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, उदासीन होता है। तो यहाँ पर अब देखें, जो सिरका है इसमें और सोडा है, नींबू यहाँ पर ये तो अम्ल होता है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक HCl ये भी अम्ल होता है। तो इसमें से 2 ऑप्शन पता चल गया कि या तो ए होगा या फिर सी होगा। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3COOH जो सिरका होता है, तो इसमें सी आंसर इसका करेक्ट है, बेकिंग सोडा का जो घोल होगा। नेक्स्ट 97, इको टाइप। जो इको टाइप से उसका अर्थ उन प्रजातियों से है जिनका विवरण क्षेत्र विस्तृत होता है तथा जो आनुवंशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय आबादी विकसित करती है। इस संदर्भ में इको टाइप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर देखना है सही ऑप्शन कितने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है इको टाइप रूपात्मक और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग ही होते हैं, ये रूपात्मक और शारीरिक जो भी होगा इको टाइप में। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। एक प्रजाति के विभिन्न इको टाइप अंतर प्रजनन क्षम होते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, जो इको टाइप अंतर होगा उसका जो प्रजनन क्षम है यहाँ पर इंटरफर्टाइल है वो भी होता है। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसकी जो प्रजनन क्षमता होगी उसके आधार पर ही वर्गीकीय प्रजाति में इसको रखा जाता है। सी आंसर इसमें करेक्ट है। 98 है यहाँ पर सागर और अवस्थिति बोला हुआ है। जो कारा सागर है यहाँ पर ये तो आर्कटिक महासागर ये ऊपर मिलेगा यहाँ पर कारा सागर देखने को। जो एजियन सागर है ये दक्षिण अटलांटिक में नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो ऑप्शन बचे। अब पहला तो है ही। अब इसमें यहाँ पर बेरेंट्स इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, 4 तो ऐसे ही हो गया। अब वेडेल सागर, जो वेडेल सागर है ये वेडेल सागर जो देखने को मिलेगा दक्षिणी महासागर में मिलेगा। तो इसमें यहाँ दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, तो ए ही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 99 है संगीत पर ग्रंथ, और यहाँ पर लेखक दिए हुए हैं और कितने युग्म इसमें सही हैं। इसमें यहाँ पर जब ये इस तरीके से आ जाए तो मोस्टली उसमें 2 इस तरीके से मिले हुए होते हैं, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पर कैसे है। अब बृहदेशी देखें, इसके लेखक जो है ना ये मतंग मुनि है, और जो राग तरंगिणी है इसके लोचन कवि हैं। तो इसमें स्वर मेल कलानिधि, बस इसमें एक ही ठीक है, यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 100 में है हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर। इसमें यहाँ पर ये न्यूज़ में बना रहा था। जैसलमेर में एक ट्यूबवेल ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जमीन से जल अनियंत्रित रूप से बाहर निकलने लगा। जमीन से जल अनियंत्रित मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, बाहर निकलने लगा। इस घटना को कौन सी भूवैज्ञानिक घटना सर्वोत्तम रूप से वर्णित करती है। तो यहाँ पर आर्टेशियन, यहाँ पर जो आर्टेशियन स्थिति है ना इसमें यहाँ पर इसकी सक्रिय हो गई थी, ये है इसका। और ये आर्टेशियन एक्वीफायर से तात्पर्य है जो भी चट्टान या जैसे बलुआ पत्थर होते हैं उनकी जो परत होंगे उनके बीच में दबाव में जो फंसा भूजल है वो ऊपर आने लगता है। तो यहाँ पर यही है, बी आंसर इसका करेक्ट है।